वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाले तमाम मेहमान, श्रेष्ठ स्कूल के जिम्मेदार ट्रस्टी और खासकर हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल हफीज साहब, जिनके हाथों से आज हमने तिरंगे को लहराया है, मैं तमाम का और हमारे टीचर्स के स्टाफ का इस्तेमाल करता हूँ और आप सब लोगों को इस मंच से 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के बाद मुल्क के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई कि भाई जो मुल्क अलग अलग सूबों में बटा हुआ था, अलग अलग विरासतों में बटा हुआ था, उनको एक करना, उसके बाद मुल्क में संविधान लागू करना और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना, ये बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। उस वक्त के हमारे जितने भी नेता और जिम्मेदार थे मुल्क के, उनमें से एक खास नाम मैं लेना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने एक संविधान की रचना करी, जिस संविधान के तहत पूरे मुल्क के सूबों में, हर शहर, हर गांव में कायदा, कानून और रूल्स को फॉलो करने के लिए एक किताब लिखी, जिसको हम आज संविधान के नाम से जाना जाता है। उस संविधान ने न सिर्फ हम सबको एक किया, बल्कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में हमको इस मुल्क में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से हमको एजुकेशन लेना है, किस तरीके से हमको हमारे समाज की उन्नति के लिए प्रोग्राम करने हैं, या जो भी एक्सवाइजेड एक्टिविटीज, सारी चीजों को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान की रचना की, तो उसमें एक खासियत मुझे ये नजर आई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के अंदर, क्योंकि मुल्क में कई मजहब, कई धर्म सर्वाइव कर रहे थे, कई छोटी छोटी जातियां थी, उन सब को मद्देनजर रखते हुए संविधान की जब रचना की, मगर जब संविधान वजूद में आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, तो किसी भी एक कलम, किसी भी एक कॉलम को हम देखें, वो किसी भी मजहब को परेशान करने वाली नहीं थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन था या उनका रिसर्च था कि उन्होंने बाकी मजहबों को भी रिसर्च किया, उनके सामाजिक तौर तरीकों को भी रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद उन्होंने संविधान को लागू किया। आज कभी कभार हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपके लिए शरीयत बेहतर है या संविधान? अक्सर ये मुसलमानों को देखकर सवाल किया जाता है कि भाई आपके लिए कौन सा अफजल है, कि शरीयत है आपके लिए बेहतर या संविधान? अब ये दो अलग चीजें हो गई। अगर दो आम को आजू बाजू में रखा जाए और उनका कंपैरिजन किया जाए तो नहीं हो सकता। आम और इमली को रखो तो कंपैरिजन होगा कि भाई एक का गुण मीठे वाला है, एक का गुण खट्टे वाला है, मगर दोनों चीजें बेहतर हो तो ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। मैं आपको बता दूं, संविधान का कोई भी रूल्स, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट शरीयत को रद्द नहीं करता पूरे संविधान में। और शरीयत की खूबसूरती यह है कि शरीयत हमको ऑर्डर्स करता है कि संविधान को फॉलो करो। मतलब दोनों एक चीज दूसरे को समाविष्ट करते हैं, एक सिक्के की दो बाजू की तरह हमको सपोर्ट करते हैं। तो कभी फ्यूचर में हमसे ये सवाल किया जाए कि आपके लिए संविधान बेहतर है या आपकी शरीयत, तो उसका जवाब ये होता है कि जब दोनों में आपस में झगड़ा ही नहीं है, दोनों एक दूसरे की आजादी देते, संविधान बोलता है कि आप शरीयत पे चलो, शरीयत बोलता है संविधान को फॉलो करो, जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सवाल ही नहीं उठता है। खैर, ये थोड़ी सी एक बात मैंने आप तक पहुंचा दी। अब ये जो संविधान है, इसमें तमाम मजहब के लोगों को, तमाम समुदाय के लोगों को हर तरीके की आज़ादी मिली है। बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी समाज की सिस्टम के हिसाब से आप पहनो, जो खाना चाहे वो खा सकते हो। और इसी आज़ादी के तहत आज हम यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान मिलजुल के रह रहे हैं। और 15 अगस्त की आज़ादी के बाद संविधान ने हमको ये
छूट दी है, ये आज़ादी दी है संविधान ने, जिसके तहत हम भारत भर में कहीं भी आ जा सकते, कहीं पर भी हम नमाज पढ़ सकते, कहीं पर भी हम हमारे धार्मिक स्थानों पर भी जा सकते हैं। इसी संविधान की खूबसूरती को एक और संविधान ने हमको दिया था कि तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने तरीके से विकास करने का अधिकार है। और जहाँ विकास की बात आती है वहाँ पर अगर एजुकेशन की बात ना हो तो वो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि विकास विदाउट एजुकेशन अधूरा है। आज किसी भी समाज को देख लो, किसी भी तबके को देख लो, अगर उन्होंने तरक्की की है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एजुकेशन जिम्मेदार है। तो समाज ने जब एजुकेशन का दामन थामा तो उसने विकास किया। तो अगर हम नजर दौड़ाए तो जिस समाज पर जो आज विकसित समाज के तौर पर हमको नजर आते हैं, तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर पूरी तवज्जो दी, एजुकेशन को पूरा अपनाया और उसके ऊपर काम किया। मगर एक हमारे मुस्लिम समाज का ये वीक पॉइंट कहो या हमारी बदनसीबी कि हम उतना प्रोग्रेस एजुकेशन में न कर पाए। खैर, जो दिन बीत गया उसको छोड़ो, लेकिन अब हमारे पास वक्त है कि हम हमारे मुस्तकबिल को, हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों को खूब पढ़ाए, आगे बढ़ाए, कलम की ताकत सिखाए उनको संविधान के दिए हुए रूल्स को अगर फॉलो करने का वो अगर सीख लेंगे तो इंशाल्लाह अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मुल्क को आगे तक ले जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रूबी नर्सरी स्कूल के जरिए हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर काफी बदलाव आ रहा है, टीचर्स की काफी मेहनत है और छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए टीचर लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज रूबी नर्सरी स्कूल का नाम सूरत भर में शान से लिया जा रहा है, शान और शौकत से लिया जा रहा है रूबी नर्सरी स्कूल का। और इसकी जो श्रेय जाता है वो हमारी टीचर्स है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा टीचर के लिए एक मरतबा ताली हो जाए। हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है रूबी नर्सरी को। हम तो सिर्फ क्या कमेटी मेंबर है, ऊपर का काम देखते हैं, बाकी जो जमीनी तौर पे जो काम कर रहे हैं हमारे टीचर्स और जिस लेवल की क्वालिटी वो क्रिएट कर रही है बच्चों के अंदर, माशाल्लाह काबिल तारीफ है। मैं आप सब की जानिब से, अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ और मैं सोहेब बापू बुलाता हूँ कि वो छोटी सी तिलावत के जरिए आगे प्रोग्राम को चलाए। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं 5 मिनट के लिए हमारे रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख प्रेसिडेंट जनाब सोहेब सर उनको दावत से दूंगा कि आकर कुछ बातें बताएं। Assalamu alaikum and good morning to all. 15th August सोच रहा था आज़ादी का दिन है। अगर हम बात करें कि यौम आज़ादी की, ये दिन की बात करें, तो वही सोच रहा था कि आज़ादी मिली कब थी। दिन तो मुकर्रर हो गया 1947, पर एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि आज़ादी उसी दिन मिली थी जिस दिन सोच लिया था कि इस मुल्क को आजाद होना है गुलामी में से। मतलब जिसने एक सोच रख दी ना कि नहीं ये करना है, उसी दिन समझो कि बस उसका एक दिन मुकर्रर था। वो तो 1947 में 15 अगस्त को डिसाइड कर लिया गया तो इस दिन सिग्नेचर होगी। पर जिस दिन लोगों ने सोच लिया था ना कि हमें इस गुलामी में से आजाद होना है, उसी दिन हमें आजादी मिल गई थी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी मुल्क को आजाद होने के लिए एक सोच की जरूरत थी। लोगों के अंदर वो सोच डाली गई तो समझो उसकी कोशिशें चालू हुई
और वो कोशिशों का अंजाम हमें मिला था 15 अगस्त को 1947 में हमें वो आजादी मिली। पर उससे पहले उस आजादी को हासिल करने के लिए काफी लोगों ने अपने खून की, अपनी जान की, हर तरह से जान माल हर चीज को अपने दांव पे लगा के उन लोगों ने आजादी दिलवाई और उसके लिए काफी कुर्बानियां मांगी गई और वो मांगने के लिए देने वाले भी रेडी थे। तो कहते हैं ना कि एक सोच होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देश आजाद हो गया। उस वक्त का खाली हम सीन सोचे ना तो वो इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आज हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 1947 में 15 अगस्त के दिन के हम कुछ जुने पुराने पिक्चर्स देखते हैं, लाखों के लाखों लोग, पूरा देश रोड पे निकला था। दिल्ली की हर सड़कें, हर गली कूचा, हर चौराहा लोगों से भरा हुआ था। वो लोग बस खुशियां मना रहे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके बाद का क्या। जैसे कि कहा गया कि हमारे पास आजादी तो मिल गई थी, पर सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों ने तो वो प्रिपरेशन करके गए थे कि इनको हम ऐसे हालात में छोड़ के जाएंगे कि इनको समझना मुश्किल हो जाएगा। बट कहते हैं ना, अल्लाह ने अगर कुछ चीजें लिखी थी, माह रमजान का ही दिन था, 27वीं सब थी, मतलब हर चीज कहते हैं कि कुदरत ने सेट की है। वो अगर किसी को कुछ देना चाहे ना तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ऐसे वक्त में भी देश को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। उसके साथ साथ जैसे सर ने बताया कि हमें एक संविधान दिया गया। हम दाने तो पढ़ लेते तस्बीह के, पर उसके अंदर जो दानों को कनेक्ट करके रखी हुई दूरी है उस पर किसी की नजर नहीं जाती। तो यहाँ पे वो दूरी में संविधान था, वो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने हमें भिगो के रखा। हर गाने अपने अपनी जगह पे सही थे, बट उनको एक लाइन में करने का काम, उनको तस्बीह को इबादत के लायक बनाने का काम उस दौरे ने किया था। और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आजादी मिलना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके बाद हमारे देश को उस लायक बनाना, वो सब जिन्होंने उसके बाद, उनसे पहले कुर्बानियां मांगी गई, उसके बाद भी कुर्बानियां दी गई है, बट उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने तक, यहाँ तक पहुंचाने तक का काम हर किसी ने अपने तरीके से किया है। और उसी सिस्टम में सबसे पहले बात आती है तो एजुकेशन की। जिस वक्त तो जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था तो जापान को पता है खत्म हो गया था, कोई उस दौर में से बाहर निकलना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस चीज में से निकलने के लिए उन लोगों ने क्या स्टेप उठाया था? सबसे पहला एनीवन गेस कि क्या किया होगा उन्होंने? उन लोगों ने उस वक्त के वहां के जो भी लीडर्स थे उन्होंने सबसे पहले एक ही आवाज लगाई थी। वो किस शख्स को लगाई थी? उस देश के टीचर्स को। उन्होंने उनके टीचर्स को कनेक्ट किया और उनको पता था कि यही वो लोग हैं जो हमें फिर से खड़ा कर सकते, और उन्होंने टीचर्स को वो जिम्मेदारी दी। तो वो आज उस वक्त का जापान और आज का जापान हम देख सकते कहां पे रुका हुआ है। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है किसी मुल्क को बर्बादी से तरक्की की ओर ले जा सकता है। और वही जिम्मेदारी हमने भी कहीं ना कहीं, भले छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत बस वही सोच के की है कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी के लिए जो जरूरी है वो एजुकेशन ही है, और हम उसी के ऊपर काम करेंगे और यही चीज वो हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे जो उनको खड़ा कर सकती है। तो मैं यौम आजादी के दिन वही बात करूंगा, रिटर्न एक सोच होनी चाहिए, और यहाँ से हमारी भी जो सोच है हम उसी सोच के जरिए, वो एजुकेशन सिस्टम के जरिए हम हमारी सोसाइटी में भी एक बदलाव लाएंगे, एक तरक्की की बुनियाद डालेंगे, जिससे आने वाले वक्त में हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा समाज, हर किसी को वो लीडर्स हम प्रोवाइड कर सके जो इस मुल्क की तरक्की में भाग ले सके। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट सर ने 2 ही मिनट में एजुकेशन की वैल्यू, एजुकेशन का महत्व समझा दिया। और जैसे कि जापान का आपने एक मिसाल दी, देश की बागडोर जब पढ़े लिखों के हाथ में आती है तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो हम आए दिन देखते रहते हैं कुछ न कुछ तरीके से हमें ऐसी मिसालें देखने को मिलती है। एजुकेशन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। खैर, आगे का प्रोग्राम बढ़ाने के पहले मैं
अब हमारे चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल हफीज साहब के सम्मान के लिए हमारे प्रेसिडेंट सर को दावत दूंगा कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल हफीज साहब का गुलदस्ते से सम्मान करें। कि अब्दुल हफीज साहब अपनी बातों के जरिए कुछ हमें नसीहतें, कुछ हिदायतें अता फरमाएं। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर, रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट और तमाम कमेटी मेंबर एंड हमारे टीचर्स और खुसूसी मेहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक टीचर, एक प्रोफेसर अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाने में, लिखाने में और अपना सारा सर्व कर देती है वहां पे, लेकिन उनको ये सम्मान नहीं मिलता। वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको शायद ही सम्मान मिलता है। तो उसके बाद जब मेरा नाम सिलेक्ट हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो सारे कमिटी मेंबर का यही सिलेक्शन था कि नहीं, इस बार आप ही करोगे। तो मैंने उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इज्जत देने वाला अल्लाह ही है। उस बाद इसको आगे बढ़ाया गया। जैसे 15 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। जो आज़ाद मुल्क से पहले पैदा हुए वो उनकी बात और है। और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे लीडर्स ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। किसी ने अपने वक्त से, तो किसी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, किसी ने माल की कुर्बानी देकर। तो ये सारी कुर्बानियां हम वेस्ट ना जाने दें इनकी, और हम इन कुर्बानियों को अपना एक तोहफा समझकर उसे एक्सेप्ट करें और इस तोहफे को हम एक अमानत के तौर पर रखें हमारे पास, और इस अमानत को हम आगे कैसे लेके जाएं। इस अमानत को हमको, जैसे सर ने बताया कि जो सीन हुआ जापान का, और उसमें सबसे पहले टीचर्स को आवाज दी गई, तो इस आवाज में सिर्फ दिख रहा है कि इल्म, एजुकेशन। तो हमें इस इल्म की रोशनी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इल्म की इस रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट ने ये कदम उठाया और रूमी नर्सरी स्कूल का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले 5 साल से हम यहाँ कायम हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें उरूज अता किया और बुलंदियाँ अता की, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ख्वाब है यूनिवर्सिटी तक जाने का, और पूरे मुल्क में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको आम करने का जो हमारा मकसद है और जो हमारी सोच है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता करे। मैं हफीज शेख, रूमी नर्सरी स्कूल हेड के हैसियत से आप तमामी मेहमानों का वेलकम करता हूं और आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूमी नर्सरी स्कूल के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रूमी नर्सरी स्कूल पिछले 5 साल से अपने काम का अंजाम दे रही है। रूमी नर्सरी स्कूल की शुरुआत 6 स्टूडेंट से हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कारोबार आगे बढ़ता गया और आज हमारे पास 5 साल में 117 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हमारे 2 शिफ्ट में स्कूल चलती है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, जिसमें हमारे पास टोटल 10 टीचर्स हैं और एक सुपरवाइजर है, एक एडमिन है, एक क्लर्क है
और हमारे कुछ आयाज हैं। हर क्लास के अंदर दो दो आयाज रहते हैं और हमारे हर क्लास में एक टीचर्स रहते हैं और एक मदर टीचर्स रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही नहीं देती, बल्कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर अखलाक, तहजीब और एक लीडरशिप की क्वालिटी बन सके, उस टाइप का हमारे यहाँ एजुकेशन दिया जाता है। रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट पिछले 5 सालों से इस छोटे से आंगन में अपने देश के सम्मान के लिए अपने यहाँ तिरंगा लहराते हैं। तो आप तमाम ही मेंबर से, टीचर से और देखने वाले तमाम ही ऑडियंस से मेरी ये इंतजा है कि आप इस मिशन का हिस्सा बने, ताकि हम जो 5 साल में इस छोटे से आंगन में तिरंगे को लहराते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जज्बों से, आपकी मदद से हम अगले साल जब इस तिरंगे को लहराए तो रूमी नर्सरी स्कूल का खुद का एक आंगन हो और रूमी नर्सरी स्कूल का आंगन हो और सिर्फ वो एक इमारत ही नहीं बल्कि एक सदका जारिया हो। तो आप तमामी से मेरी इंतज़ार है कि आप हमसे जुड़े, हमको समझें और इल्म के अंदर इल्म की रोशनी को बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अब्दुल हफीज साहब ने चीफ गेस्ट की हैसियत से जो हिदायत नसीहत हमको देनी थी और जो रोशनी की कुछ बातें, रूमी नर्सरी की कुछ बातें बतानी थी, हम तक पहुंचा दी। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रेसिडेंट सर से जिक्र करूंगा कि हमारे जो आए हुए मेहमान का इस्तेमाल करें और गुलाब के जरिए उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे सूफी यूसुफ साहब को कि वो आगे आए। हमारे बिलाल भाई शेख साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारे इस मोहल्ले के वडील है, उनका इस्तेकबाल हमारे शोएब सर करेंगे। इसके बाद हमारे हमदर्द जनाब पप्पू भाई लाकड़ा वाला जो हमारे हर प्रोग्राम में हाजिर होता है, उनका इस्तेकबाल हमारे सैयद अली करेंगे। इसके बाद हमारे आसिफ भाई गाजी को मैं दावत से सुबह दूंगा, वो आए और सैयद अली सर उनका इस्तेकबाल करें। पेरेंट्स बेटे उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, आप इंतजार करूंगा, आप आगे हमारे सैयद अली सर इनका भी स्वागत करेंगे। 2 फौजियों को साथ में लेकर आए। आपके जैसा भी हमारे हाफिज सर ने एक चीज बताई कि रूमी नर्सरी स्कूल 2020 में स्टार्ट हुई, 1 साल ताला मार के रखा लॉकडाउन की वजह से, 2 साल, हाँ। और उसके बाद जब स्टार्ट हुई और जो शुरू में जो 6 बच्चे से शुरू हुई थी, उनमें से माशाल्लाह 2 बच्चे आज हमारे पास मौजूद है। एक हमारे हुसैन भाई है जो हमारे अब्दुल अजीज साहब के लड़के हैं, और हमारे हैदर भाई जो हमारे शोएब बापू के लड़के हैं। उनको मैं बोलूँगा आप दोनों आगे आइए बच्चों। और शोएब बापू और अब्दुल हफीज भाई को, दोनों को मेरे बहनों को, दोनों के वालिद यहाँ मौजूद है। आप दोनों आ जाइए, अपने अपने हाथों से अपने अपने बच्चों को दीजिए। ये 2 बच्चे सबसे शुरुआत है आपके बच्चों की। और आखिरी 2 मिनट के लिए मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मदर साहब को दावत दूंगा। आने वाले तमाम मेहमान, हमारे ग्रुप मेहमान के प्रेसिडेंट सर और हमारे टीचर को आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रूमी नर्सरी स्कूल में जो खास जो हमारी जो मेहनत है, इसमें हमारे आगे भी मैं बोल चुका हूँ, उसके 4 पिलर, सोहेल भाई, शोएब बाबू, अनीस सर और हमारे आज के चीफ गेस्ट अकील भाई। उन्होंने समझो कि रूमी नर्सरी को पूरा दिन रात मेहनत करके
नए नए आइडियाज दिन रात इकट्ठा करके किस लेवल पे पहुंचाएगा पूरे सूरत में रूमी नर्सरी का नाम। माशाल्लाह। हाफिज भाई, आपका मैं जब मुझे पता चला कि हमारे चीफ गेस्ट में नाम हाफिज भाई का आया है तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो बस यही छोटी सी 2 मिनट की मेरी बात थी कि आप सबका मैं आने वाले मेहमान का, टीचर्स का और तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और एक खास मैं आपको बात बताऊं, 5 साल के अंदर हमारे रूमी नर्सरी स्कूल के अंदर सैकड़ों प्रोग्राम हुए, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसके अलावा भी काफी इवेंट्स हुए, मगर आज हम एक शख्स को मिस कर रहे हैं जो इस रूमी नर्सरी स्कूल की जमीन, बताओ कौन? एक साथ में जोर से बोलो। वेरी गुड, माशाल्लाह। हमारे बीच वो एक बंदा ऐसा है, अल्लाह का बंदा, और मेरा तो छोटा भाई है। अगर मैं तारीफ करूँ तो यूं ना समझे कि अपना भाई है तो तारीफ कर ले, मगर हर दुनिया में हर बहन को और हर भाई को ऐसा भाई है। इस जमीन को जब क्रिएट किया था, तबरेज भाई के जहन में ख्याल आया कि हमको कुछ करना है, और अल्लाह ने उनको 2 साथी ऐसे दे दिए, एक हमारे शोएब सर और एक हमारे मजहर भाई। ये 3 लोग क्रिएटर है। रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट के ये 3 लोग क्रिएटर। हम तो बाद में चालू गाड़ी में चढ़ गए, और चलती ट्रेन में हम लोग दौड़कर जो मिला लेके हम लोग बैठ गए। बाकी ये 3 हम भले पिलर है लेकिन जमीन हमारी ये हमारी जमीन है। और बिना जमीन के पिलर का कोई वजूद नहीं है, हवा में पिलर ही नहीं बनते, समझे। तो मैं मदर भाई को कहूँगा कि आपकी जमीन अल्लाह ऐसे ही मजबूत रखे ताकि हमारे 4 के 400 पिलर हो जाए, और रूमी नर्सरी स्कूल रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट उरूज पर जाकर अपने समाज की और देश की खिदमत करे। अच्छा, अपने प्रोग्राम को बस 2-5 मिनट में हम निपटा दे। आने वाले तमाम लोगों का और हमारे टीचर्स का जिन्होंने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम टीचर्स को सर ने अवार्ड दिया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये कार्रवाई इसी तरीके से चलता रहे।